हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हम चैप्टर करेंगे और इसके अंदर काफ़ी डिटेल में हम जाएंगे कि कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या थी, कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। बैंक पीओ की बात हो या फिर और भी कई सारे एग्जाम होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या है, इस वीडियो को डिटेल में अच्छे से देखना है तो आप समझ जाएंगे प्रॉपर तरीके से कि इससे अगर आपने ये चीज़ वीडियो पूरा देख लिया ना तो कंप्यूटर जो इंट्रोडक्शन है उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है कंप्यूटर? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर द्वारा इनपुट, यूजर क्या करता है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है और ये एक यूजर बैठा हुआ है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका यूजर बैठा हुआ है। एक सेकेंड, ये आपका यूजर बैठा हुआ है और ये कोई भी एक इनपुट देता है कंप्यूटर को। क्या देता है? इनपुट देता है यूजर। तो इनपुट द्वारा इनपुट किए गए, यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस करके सूचना को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी कि सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को क्या देता है, ये आउटपुट देता है, इंफॉर्मेशन को एज अ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट देता है। थोड़ा स्लो बनने थोड़ा टाइम होगा, वार्म अप होगा मेरा। तो देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके, यानी प्रोसेस क्या होता है, मतलब प्रक्रिया करके जो सूचना बनाता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको देता है, आउटपुट के फॉर्म में देता है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, आप पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोसेस करने की क्षमता भी होती है। और आप दस्तावेजों को टाइप करने, क्या होता है, दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज पर कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट हो, प्रेजेंटेशन हो और यहाँ तक कि आप वीडियो एडिटिंग, वीडियो बनाने का काम भी आप इसके माध्यम से कंप्यूटर से कर सकते हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे नहीं है, हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो आपकी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज आपके कुछ क्या यही है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना, और चार्ल्स बेबेज का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कंप्यूटर है उसका एक डेफिनेशन है उसको भी हम समझ लेते हैं कि बेसिकली वो डेफिनेशन क्या होती है। तो अब देखेंगे, प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। जो कंप्यूटर की जो भाषा है, कंप्यूटर जो शब्द होता है वो प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी कि एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, यानी कैलकुलेशन करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है। यानी जो कंप्यूटर आपका जो लिया गया है शब्द, कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है? कंप्यूट से लिया गया है। ठीक है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हमारा क्या है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर COMPUTER। ठीक है, हिंदी की बात करें तो C फॉर आमतौर पर, O संचालित, मशीन विशेष रूप से प्रयुक्त, तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान। कंप्यूटर का हिंदी में ये मतलब है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो C फॉर कॉमन, कॉमन पर्पज़ के लिए, कॉमन काम होते हैं हमारे जो दैनिक जीवन के, उनको काम करने के लिए। ऑपरेट करने के लिए। मशीन है ये, पर्पज़ किसी विशेष काम को करने के लिए, किसी विशेष प्रोसेस को करने के लिए। यूज होता है टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च करने के लिए, है ना। टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है, रिसर्च करने के लिए और एजुकेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि कंप्यूटर के भागों का नाम क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं ना उनको हम क्या क्या कहते हैं। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ठीक है, देखिए, प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर आपका ये है CPU। मतलब एक CPU तो पूरी यूनिट हो जाती है। इसके अंदर जो CPU में जो वो लगा रहता है ना, प्रोसेसर होता है, छोटा सा प्रोसेसर होता है। ठीक है, उसको जैसे ऐसी आकृति का होता है
सॉरी यही होता है CPU। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेसर है आपका, ठीक है। CPU एक पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है। मदरबोर्ड, तो ये आपका ये हो गया, क्या हो गया, मदरबोर्ड। और ये जो CPU जो प्रोसेसर होता है वो आपका यहाँ पे फिट होता है, ठीक है, यहाँ पे फिट होता है। मेमोरी क्या होती है, जो कंप्यूटर की याददाश्त जिसको हम कह सकते हैं। तो मेमोरी आपकी कहाँ गई, मेमोरी आपकी ये है, जो स्टिक है ना ये आपकी मेमोरी है। और हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क किसी डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। तो वो आपकी हार्ड डिस्क कौन सी हो गई, हार्ड डिस्क आपकी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद मोडेम बेसिकली जरूरत कहाँ पड़ती है, इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है। आपका बाहर की दुनिया से कनेक्शन आपका मोडेम के जरिए आपके कंप्यूटर का हो जाता है, तो आप कोई भी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो वो आपका मोडेम कहाँ होता है, क्या होता है, वो आपका मोडेम ये रहा, ठीक है, ये मोडेम हो गया। साउंड कार्ड कुछ आपके इस तरह से होते हैं, जैसे ये साउंड कार्ड है ना, इसी तरह से ग्राफिक्स कार्ड भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया। अब इसके बाद में आपका क्या हो गया, मॉनिटर तो आप जानते ही हैं, ये आपका मॉनिटर हो गया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मेरे से नहीं दिख रहा था आपको, ये आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है। और कीबोर्ड एंड माउस, आपका ये कीबोर्ड हो गया और ये आपका माउस हो गया। तो ये आपके कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हम मेन की बात करें तो वो ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में हम सीखते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, देखिए, हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें भौतिक संरचना शामिल होती है। यानी कि आपका क्या होता है कि आपकी भौतिक संरचना मतलब आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो आपको दिख जाती है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आपको मैंने जो पिछली स्लाइड में बताए थे वो आपके ये सारे क्या हो गए, ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, आपके हार्डवेयर हो गई है, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, मोडेम, साउंड कार्ड, CPU, प्रोसेसर, कीबोर्ड, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, हार्डवेयर हो गई। तो जो भी आपकी संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, वो आपकी हार्डवेयर होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको हम जैसे बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट होता है, निर्देशों का सेट, यानी कि जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर है कोई, आपने कह दिया इंस्ट्रक्शन I1, I2, I3, I4 इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपने बताया, मान लीजिए कोई काम किया आपने कोई काम दे दिया कि भाई स्टूडेंट्स की लिस्ट को फैच करना है डेटाबेस से, उनको फैच करके उनको सीरियल वाइज सीक्वेंस में लगाना है। उसके बाद जिन जिन बच्चों का नाम A से स्टार्ट होता है उनको अलग करना है। तो ये आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो सारे काम को वो सॉफ्टवेयर कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। बेसिकली आप कोड लिखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, ठीक है ना। अब इस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं मोबाइल में, सिंपल तरीके से समझना है तो आपको कोई मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में जो एप्लीकेशन होती है वो सॉफ्टवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो ब्राउज़, आप वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं ना कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो आपके सॉफ्टवेयर हो गए। इसके अलावा आपका क्या होता है, आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के अंदर आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं आप, कोई भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर के जरिए आप इन चीज़ों को बना लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। कंप्यूटर क्या होता है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए तो आपका कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है कि कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या था। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अबेकस का, ठीक है, जो कि देखने में कैसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो लकड़ी के तख्ते टाइप लगे हुए हैं और यहाँ पे ये आपका एक रॉडनुमा से आकृति पे गोले गोले से ये लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये अबेकस है। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया था। हालांकि मैं अभी आपके आगे बताऊंगा आपको, जब हम डिफरेंस मशीन की बात करेंगे तब बात करेंगे। तो देखो, जब कंप्यूटर के इतिहास की बात आती है तो अबेकस का जो जन्म होता है वो आपका सबसे पहले हुआ था और ये सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चीनियों ने लगभग 4000 साल पहले अबेकस का निर्माण किया था। और अबेकस एक लकड़ी का रैक होता है, जो कि आप देख सकते हैं, रैक होता है लकड़ी का, जिसमें धातु की छड़ें होती हैं और उन पर मोती चढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या आपके मोती चढ़ाए हुए हैं
तो मोती चढ़ाए हो जाते हैं। और ये अभिकस बुनियादी तौर पर गणितीय कार्य करने के लिए प्राचीन गणना उपकरण है। यानी कि पहले गणित की जो गणनाएं करी जाती थी वो आप इसके जरिए कर सकते थे, ठीक है, अवेकस के जरिए। तो अवेकस कंप्यूटर के इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस है। इसे 2400 ईसा पूर्व, लगभग 4000 या ईसा पूर्व की बात करें तो 2400 ईसा पूर्व चीन के लोगों ने इसको बनाया था, ठीक है, और वो इसको यूज करते थे कैलकुलेशन करने के लिए। तो अवेकस की बात कर ली हमने। अब हम बात कर लेते हैं, अगला है वो है आपका क्या है, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स यानी कि नेपियर की हड्डी। तो ये क्या होता है कि नेपियर की हड्डियों के द्वारा ये बनाया गया था। तो इसमें भी क्या है, कैलकुलेशन होती थी, ठीक है, नेपियर बोन्स में कैलकुलेशन होती थी। यानी कि नेपियर बोन्स एक मैनुअल गणना करने का एक उपकरण है। जॉन नेपियर ने 1617 में प्रकाशित नेपियर की हड्डियों का आविष्कार किया था। और नेपियर की हड्डियां विभिन्न गुणन समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए क्रमांकित छड़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे छड़ें लगी हुई हैं क्रमांकित, जिन पर लेटर्स लिखे हुए हैं 1 2 3, 0 से लेकर 1 2 3 4, 0 से लेकर 1 2 3 4 9 तक, इस तरीके से लेटर्स लिखे हुए हैं। और अगर हम संख्या अंकित होती है इसके ऊपर। और ये नेपियर की हड्डियां बड़ी संख्याओं की गणना को सरल बनाने के लिए जॉन नेपियर द्वारा आविष्कार की गई कई विधियों में से एक थी। यानी कि उन्होंने कई सारी विधियां बनाई थी, जिनमें से ये एक थी। और नेपियर की हड्डियां और अन्य गणना तकनीकें नेपियर की मृत्यु के कुछ समय पहले 1617 में रॉबर्ट गोलिया या स्पीकिंग रॉड्स नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थी इस तरह से। तो नेपियर की हड्डियों का उपयोग सैकड़ों वर्षों तक किया जाता रहा। जब तक कि यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक इनका ही इस्तेमाल होता था। नेपियर बोन्स की हड्डी के जरिए इसके डिवाइस का इस्तेमाल होता था। अगला क्या है आपका, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या करता था, देखिए ये क्या है आपका, जो आपका पूरा एक स्लाइड है, रूल है, ये पूरा ये रूल है आपका पूरा। और जो ये वाला पार्ट है ये आपका स्लाइड होता था इसके ऊपर, ठीक है। तो इससे आप क्या करते थे, इससे भी आप गणना करते थे। तो क्या किया था नेपियर ने, क्या किया था नेपियर ने सन 1617 में गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार कर लिया था। जो लघुगणक विधि होती है उसका आविष्कार कर लिया था। और स्लाइड रूल विधि में दो संख्याओं का गुणनफल, भागफल, वर्गमूल आज किसी चुनी हुई संख्या के घातांक को और जोड़कर या घटा करके निकाला जाता था, ठीक है। तो आज भी बड़ी बड़ी गणनाओं में, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी स्लाइड रूल का उपयोग किया जाता है। तो आज के जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्कलाइन कंप्यूटर। तो पास्कलाइन के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये चक्रीनुमा ये आकृति बनी हुई है। और यहाँ पे आपका ये पूरा एक डिजाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 2 3 2 3 3 1। तो इस तरीके से ये बना रखे थे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता था, इसमें भी आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अंकित हैं, ठीक है, नंबर्स अंकित हैं। तो पास्कलाइन पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार 1642 ईस्वी में किया गया था। और 1644 के 20 ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था यह आविष्कार। और यह उस समय का सबसे पहला स्वचालित कैलकुलेटर यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। और इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल केवल जोड़ और घटाव के लिए किया गया था, यानी जोड़ना और घटाने के लिए किया जाता था। और यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे और इन पहियों का उपयोग जोड़ और घटाव के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये जोड़ घटाव करने के लिए पहियों पे इसके जरिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अगला है हमारा लेबनीज कैलकुलेशन मशीन। तो लेबनीज की जो कैलकुलेशन मशीन थी वो कुछ इस तरीके की थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये एक यांत्रिक कैलकुलेटर था, गणना करने वाली मशीन थी, एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग अंकगणितीय बुनियादी संचालन को स्वचालित रूप से करने के लिए किया जाता है। और ये एक एनालॉग कंप्यूटर था, स्लाइड रियम जैसे कि सिमुलेशन के लिए किया जाता था। अधिकांश यांत्रिक कैलकुलेटर आकार में छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर के तुलनीय थे और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और डिजिटल कंप्यूटर के आगमन से प्रचलित हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेबनीज कैलकुलेटिंग मशीन को आप देख सकते हैं, इस तरह से ये थी। अगला क्या है हमारा, अगला है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1700वीं शताब्दी में बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के जरिए। तो 1820 के दशक में इसका आविष्कार हुआ था और डिवाइस को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन था, तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था, इसलिए, ठीक है। डिफरेंस इंजन एक यांत्रिक कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल सरल गणना करने के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर भाप से चलता था, जिसे लघु गुणक तालिकाओं
जैसे लॉगरिथम टेबल्स होती है, जैसी संख्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका भाप से चलता था। आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती थी पहले। आजकल तो एक मोबाइल के अंदर ही, मोबाइल जैसे में सारा कुछ डला हुआ है। ठीक है ना। अब आपका आता है क्या है, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिक इंजन को समझ लेते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से एनालिटिक इंजन होता है। और जब एनालिटिक इंजन की बात आती है तो एनालिटिक इंजन एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1830 ईस्वी में हुआ था और चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। यानी कि इन्होंने फिर बाद में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। और यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार के गणित की जो भी समस्या होती है उनको हल करने में सक्षम था। और यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। यानी कि सूचना भी कोई आती थी तो उसको हमेशा के लिए स्टोर करने की भी क्षमता इसके अंदर थी। ठीक है, तो इसको भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अगला क्या है, जैक्वार्ड लोम कंप्यूटर। ठीक है, जैक्वार्ड लोम कंप्यूटर क्या था कि 1801 में फ्रांसीसी बुनकर, जो बुनकर होते हैं ना, धागे वगैरह से बनाते हैं, साड़ी कपड़े बनाते हैं, बुनकर थे, जोसेफ जैक्वार्ड थे, को नए कपड़े बुनने के लिए एक ऐसे लोम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंचकार्डों से नियंत्रित करता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंचकार्ड से नियंत्रित करता था और पंचकार्ड पर छिद्र यानी कि होल की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था कि आपकी डिजाइन कैसे है। जैसे कि कोई भी आपका कपड़ा है, उस पर आपको कोई भी पैटर्न डालना है, डिजाइन डालनी है, तो वो आपको डालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता था। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका, अगला है होलेरिथ सेंसस टैबुलेटर। होलेरिथ सेंसस टैबुलेटर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये है। और इसकी हम जब बात कर लेते हैं तो ये एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो टैबुलेटरी मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टैबुलेटर था और इस मशीन को पहली बार 1890 में अमेरिका की जनगणना में इस्तेमाल किया गया था। तो टैबुलेट मशीन का आविष्कार 1890 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ABC एटर्नासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। ठीक है, इसका जो सन 1945 में एटर्नासॉफ्ट द्वारा तथा क्लॉफोर्ड बैरी ने एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई थी, इसका निर्माण किया था जिसका नाम ABC रखा गया। ठीक है, ABC शब्द एटर्नासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है और ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी इसको हम बोलते हैं। और ABC में नियंत्रक और अंकगणितीय गणनाओं के लिए लगभग 300 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। बाइनरी नंबरों का उपयोग किया गया था, लॉजिकल ऑपरेशंस किए गए थे इसके अंदर, और मेमोरी कैपेसिटी और इनपुट आउटपुट का भी इकाइयों का इसमें पंच कार्ड के जरिए शामिल किया गया था इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम आप एडवांस लेवल का कंप्यूटर कह सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कंप्यूटर की क्या विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंप्यूटर से हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाएगी तो हाई स्पीड, यानी कि कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हाई स्पीड। यानी कि एक मनुष्य किसी जटिल कैलकुलेशन को करने के लिए अगर 1 घंटे का समय लेता है तो ये कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड्स में पूर्ण कर लेता है। यानी कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको हम MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में भी माप सकते हैं इसको। ठीक है, MIPS के अंदर माप सकते हैं। इसके बाद में अगला है आपका ऑटोमेशन। भाई आपने कंप्यूटर को काम दे दिया, कंप्यूटर को आपने कोई काम दे दिया तो वो क्या करता है, उसको काम को ऑटोमेटिक करता रहता है। जैसे कि आपने बोल दिया कि भैया चलो आप 1 से लेकर के 1 लाख तक, 1 से लेकर के 1 लाख तक क्या करना है आपको नंबर प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 1 लाख तक प्रिंट करने हैं। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस काम को करता रहेगा। तो इसी तरीके से ऑटोमेटिक करने बहुत सारे काम होते हैं। आप वीडियो चलाने के लिए दे दीजिए तो वीडियो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, डिस्प्ले में आता रहेगा और आप उस वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला जो है स्लाइड, वो है आपका सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता। आपको पता है कि आपने अगर कंप्यूटर को लॉक दे दिया है, कंप्यूटर में लॉक लगा दिया है, तो आपका कंप्यूटर को कोई ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, वो देखो एक ओपन करने के तरीके बहुत होते हैं, बहुत सारे हैक भी कर लेते हैं, बहुत से लोग हैक भी नहीं कर पाते हैं, सिक्योरिटी रहती है इसके अंदर। आपने कोई अपना दस्तावेज लॉक करके कंप्यूटर के अंदर रख दिया है तो वो कोई भी आपकी चीज़ को कोई ओपन नहीं कर सकता है। आप पासवर्ड लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर का, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट की क्या रहती है, गोपनीयता बनी रहती है कंप्यूटर के जरिए।
अगला क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता। आप कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर के अंदर आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके, आप चिप का इस्तेमाल करके, या एक्सटर्नल डिवाइस और भी आते हैं स्टोरेज के, उनके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फाइल्स को, अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और उसको आप कभी भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरेज भी कर सकता है। इसके अलावा आपका क्या है, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर, हर काम कर सकता है, और इसलिए इसको वर्सेटाइल मशीन कहा जाता है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल में, हॉस्पिटल में, व्यवसाय में, सरकारी संगठन में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, घरों में, अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो साइंस हो, है ना, साइंस विज्ञान जैसे एक चीज़ है, साइंस हो, विज्ञान हो, एजुकेशन हो, कहीं भी हो, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कंप्यूटर का हर जगह चारों तरफ इस्तेमाल देखेंगे। मेरे हाथ में ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है ना, तो आप क्या करता है, ये वर्सिलिटी यानी कि विविधता होती है, ये डिफरेंट और हर जगह पे होता है। ठीक है, अगला क्या है, एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या कभी गलती नहीं करता है। आप गलती कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 3 3 इंटू 4 4 4 4 इंटू 5, आप इसको मल्टीप्लाई करने में गलती कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर को आप कितना भी काम दे दीजिए वो गलती नहीं करता है। ठीक है, कभी गलती नहीं कर सकता कंप्यूटर। तो आपका क्या रहता है, एक्यूरेसी इसकी 100% बढ़िया। आपने कोड करके सॉफ्टवेयर गलत लिखा है, तो सॉफ्टवेयर गलत लिखा है उसके जरिए आपकी एरर आ सकते हैं, लेकिन आपने चूँकि कोड लिखा है तो आपने गलती कर दी ना, तो कंप्यूटर तो वही कर रहा है जो आपने उसको बोला है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके जरिए कंप्यूटर काम करता है। अब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर त्रुटि छोड़ दी है, गलती छोड़ दी है, मिस्टेक छोड़ दी है, तो कंप्यूटर उसी तरह से उसका आउटपुट देगा, पर कंप्यूटर गलती अपनी तरफ से नहीं करता है। उसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी क्या करती है कि कंप्यूटर एक ऐसी भरोसेमंद मशीन होती है जिस पर लंबे समय तक हम विश्वास कर सकते हैं। यही कारण है कि आज बड़े बड़े संगठन, संस्था, कंपनियां होती हैं, वो अपने कंप्यूटर से अपने काम को निकलवाने के लिए कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा क्या रहती हैं, रिलायबल होती हैं, यानी कि डिपेंड रहती हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्या है हमारा, डिजिलेंस यानी कि कर्मठता या निरंतरता। कर्मठता या निरंतरता, हम मनुष्य किसी भी कार्य को लंबे समय तक हम नहीं कर सकते हैं, थक जाते हैं। हर किसी की कैपेसिटी होती है, क्योंकि हमें कुछ समय बाद थकान और एकाग्रता यानी कि एकाग्रता की कमी होने लग जाती है, महसूस होने लग जाती है, इसलिए हम बीच बीच में ब्रेक लेकर के हम काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन अपना काम लगातार करे रहती है, बिना बोरियत के, बिना थकावट के लगातार काम करती रहती है, और इसका थकान से कोई लेना देना नहीं है। इसको 24 घंटे के लिए या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए चलाते रहिए, चलती रहती है, काम करती रहती है। बस जैसे मशीन, कंप्यूटर कहते हैं ना, गर्म नहीं होनी चाहिए, हीट प्रॉपर, एसी रूम हो, सेटअप हो, तो वहाँ पे आप प्रॉपर कंप्यूटर काम करता रहता है और थकता नहीं है। ठीक है, मल्टीटास्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आप गाने भी सुन रहे हैं, कोई वीडियो भी चला रखा है। आजकल तो क्या होता है, एक ही कंप्यूटर से हम 3-3 4-4 मॉनिटर कनेक्ट कर लेते हैं। एक में वीडियो चल रही है, जैसे ट्रेडिंग करते हैं ना बहुत से लोग, एक में चार्ट दूसरा चल रहा है शेयर मार्केट का, एक में दूसरा चार्ट चल रहा है, एक में दूसरा चार्ट चल रहा है। इसी तरीके से क्या होता है, गाने सुन रहे हैं आप, वीडियो एडिटिंग भी करते जा रहे हैं, किसी में म्यूजिक चल रहा है, वीडियो एडिटिंग का वीडियो चल रहा है, कोई आप वर्ड में भी टेक्स्ट भी करते जा रहे हैं, चैटिंग भी करते जा रहे हैं, साथ के साथ में कॉल पे बात भी करते जा रहे हैं, मोबाइल से वीडियो कॉल भी कर रहे हैं आप। तो आप क्या है, मल्टीटास्किंग यानी कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, क्विक डिसीजन। कंप्यूटर कभी भी टाइम नहीं लेता है कि सोचे मुझे क्या करना है, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है। कंप्यूटर क्या करता है, तुरंत निर्णय लेता है कि आपको बेसिकली करना क्या है, और ये निर्णय किस बेस पे लेता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमने जो कोड लिख रखे हैं, हमने जो सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, उसके बेसिस पे कंप्यूटर तुरंत निर्णय लेता है। जैसे कि हम सोचें कि मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, तो मैं सोचूंगा क्या करूँ, इधर जाऊँ, हम सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन कंप्यूटर को हमने बता दिया कि भाई इस बेस पे तो डिसीजन लेना है, तो वो इस बेस पे तुरंत डिसीजन लेता है, कोई पार्शियलिटी के बिना, कोई पार्शियलिटी नहीं। ठीक है, अगला है कि रिमेम्बरेंस पावर यानी कि स्मरण शक्ति। आप कंप्यूटर के जरिए डिफरेंट डेटा, डिफरेंट फाइल को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, खुद की अपनी मेमोरी होती है, जिसके अंदर मेमोरी भी कई तरीके की होती है, जैसे कि आपकी एक होती है रैम, एक होती है आपकी रोम,
रोम क्या करती है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये परमानेंट रोम होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि यहाँ पे अगर हमने लिख के रख दिया तो वो लिखा रहेगा। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है कि जब भी आप कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो वो प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पे होती है, लेकिन जब आपको वो चीज़ स्टोर करके रखनी होती है परमानेंट, कि आप कल भी उसको यूज़ कर सकें, तो वो आपकी रोम के अंदर स्टोर की जाती है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए हर किसी की एक क्षमता होती है, हर आपकी क्षमता हो गई, मेरी क्षमता है कुछ काम करने की कुछ ना करने की, है ना, तो हर किसी की क्षमता होती है, उसी तरह कंप्यूटर की क्षमता होती है। तो जिसमें सबसे पहला क्या है, नो इंटेलिजेंस, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है इसके अंदर, इसका खुद का IQ नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे हमने क्या है, आपका आजकल हम काफ़ी एडवांस हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा। हमने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर के अंदर भी दिमाग डाल दिया है, और वो जैसे कि रोबोट बना दिया हमने। ठीक है, क्या बना दिए, रोबोट बना दिए, तो वो भी एक कंप्यूटर ही है ना, रोबोट बना दिया, और रोबोट के अंदर हम उसको बता दिया कि भाई तेरे को ये ऐसे ऐसे ये सारे काम करने हैं, यानी कि हमने उसको निर्देशित कर दिया है एज ए कमांड फॉर्म में कि भाई तुम रोबोट हो, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। तो हालांकि इनकी खुद की बुद्धि नहीं होती है, वो बुद्धि हमने दी है एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, तो वो काम करती है। कोई भावना नहीं, कोई फीलिंग नहीं है भैया, इन्हें कोई सर्दी गर्मी नहीं है, हमें सर्दी गर्मी में महसूस होती है, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये डिसीजन ले सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व जब हम करते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं अपने माइंड से, लेकिन कंप्यूटर को हमने जो आदेश दे रखे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उस बेस पे क्या करता है, डिसीजन लेता है, लेकिन इसका खुद का निर्णय लेने की क्षमता इसके पास नहीं होती है। ठीक है, अगला क्या है, स्वयं से सीखने की क्षमता नहीं होती है, ये खुद से कुछ नहीं सीख सकता है, इसको हम ही निर्देशित करते हैं, और हम ही निर्देशित करते हैं तो ये तब कुछ काम करता है, ये खुद से नहीं सीख सकता कुछ भी। मनुष्य पर निर्भरता, ह्यूमन डिपेंडेंसी, ये हम पे डिपेंड है, हमने कंप्यूटर को बनाया है, हम कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, उसके बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, लेकिन ये खुद हम पे डिपेंड है, हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर की पावर से चलता है, और पावर हमने प्लग निकाल दी, तो कंप्यूटर क्या कर लेगा, ठीक है ना, तो पावर लगाएंगे हम तो हमारे पे डिपेंडेंसी है। सिंपल सी बात, समझने वाली बात ये है। इसके बाद वायरस का खतरा, जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर वायरस का खतरा रहता है। वायरस मतलब क्या होता है कि जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट कर रखे हैं कि मैं ऐसा करूँ तो ये काम हो जाए, ऐसा करूँ तो वो वाला काम हो जाए, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो वायरस की वजह से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी वायरस, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे कोई हमारा शरीर है, हमारे अंदर कोरोना वायरस घुस गया था तो हम बीमार हो गए थे। इसी तरीके से कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई वायरस आ जाएगा तो कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा कंप्यूटर बेकार हो जाता है। ठीक है, अपडेट करने की ज़रूरत, हमारे पास जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी मशीनरी होती है, कंप्यूटर हो, आपने देखा होगा मोबाइल है तो मोबाइल के भी अलग अलग अपडेट आती रहती है समय समय पे, तो वो हमें अपडेट करनी पड़ती है। तो इसी तरह से हमें कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, समय समय पे अपडेट करते रहना पड़ता है। बिजली पर निर्भरता, आपको पता है चाहे कंप्यूटर हो, रोबोट हो, चाहे आपका मोबाइल हो, वो बैटरी से या बिजली से चलता है। ठीक है, तो निर्भरता बनी रहती है। हैंग होने की समस्या, मशीन है, मशीन के अंदर भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। हमारा माइंड भी हैंग हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है भाई, तो हम सो जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर भी क्या करता है, जब कंप्यूटर के अंदर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब फंस जाते हैं, दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। आपने देखा होगा मोबाइल हैंग हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर दूसरी प्रोसेस चली जाती है, दूसरी के अंदर तीसरी प्रोसेस चली जाती है, और ये चीज़ इन्फिनिट लूप पर चलती रहती है, तो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या मोबाइल हैंग हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हैंग होने की प्रॉब्लम होती है। चलिए अगली चीज़ क्या कहती है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है। एक्चुअली हर जगह पे होता है, आपके घरों में होता है, मेडिकल में होता है, साइंस इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, इंडस्ट्री में होता है, गवर्नमेंट क्षेत्र में होता है, बैंकिंग में होता है, ट्रेनिंग में होता है, आर्ट्स में होता है, हर जगह पे आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आप इससे समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग में, अब उसके बाद में और भी हैं, बिजनेस में, मार्केटिंग में, पब्लिकेशन में, कम्युनिकेशन में, ट्रैवल में, मिलिट्री में, सिक्योरिटी में, वेल्थ एंड फोरकास्टिंग में, रोबोटिक्स में, सोशल मीडिया के दौर में, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल आप देख सकते हैं हर जगह पे होता है। अब कंप्यूटर के प्रकार की बात कर लेते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर आपके कितने प्रकार के होते हैं, इन पर भी क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो देखिए कंप्यूटर आपका एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसीबी कहते हैं। तो ये आपके डिफरेंट काइंड्स के कंप्यूटर होते हैं। अब हम एक एक करके
थोड़े से इन पर बात कर लेते हैं कि कौन से कंप्यूटर कैसा होता है और उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली अगर एग्जाम्पल की बात करें तो iMac, IBM, PS2, एप्पल मैक, ETC आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या कहता है? माइक्रो कंप्यूटर बिजली की सहायता से चलने वाला एक कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिस वजह से इसके आकार बड़े कंप्यूटर्स यानी कि जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर्स की तुलना में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। परंतु ये कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तरह ही कार्य करते हैं, उनमें सक्षम होता है कार्य करने में, बस ये साइज में छोटे होते हैं। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया आपका। और इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर भी जाना जाता है। अगर आसान शब्दों में हम कहें तो मिनी कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर ही होता है जिसका उपयोग घर के अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। तो आपका देख सकते हैं कि जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या क्या हो गया आपके, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई और कंप्यूटर PC हो गया। तो ये आपके क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं, डिफरेंट। ठीक है, अब आपका अगला क्या आता है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपका कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कुछ इस तरह से होता है। आपका डेस्कटॉप वगैरह पूरा प्रॉपर लगा हुआ है। और जब आप मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार ना ज़्यादा छोटा होता है ना ही ज़्यादा बड़ा होता है। अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर थे अभी आपको मैंने पीछे दिखाया था उससे बड़े होते हैं थोड़े से, लेकिन मेन कंप्यूटर से छोटे होते हैं। और दूसरे शब्दों की बात करें तो मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का होता है और इसकी विशेषताएं भी शामिल होती हैं बाकी कंप्यूटर की तरह ही। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, अर्थात इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर किस तरह के होते हैं कि एक समय में एक से अधिक यूजर इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप मेन फ्रेम कंप्यूटर देख सकते हैं, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, IBM का है ये। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है। जो मिनी कंप्यूटर मैंने आपको बताया, माइक्रो कंप्यूटर बताया, उससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा कम होता है शक्तिशाली। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार माइक्रो या मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है और सुपर कंप्यूटर छोटा होता है। एक मेन फ्रेम में हजारों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर हजारों माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास एक मिनी कंप्यूटर तो उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन मेन फ्रेम के अंदर हजारों माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं और इसकी गति बहुत तेज़ होती है। सामान्यतः इसमें 32 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है और ये 24 घंटे काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और ये मल्टी सिस्टम होते हैं। ठीक है ना, मल्टी सिस्टम यानी कि मल्टी यूजर, कई सारे लोग इस पर बैठ के काम कर सकते हैं और डिफरेंट काम एक साथ करे जा सकते हैं। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ये है, देखिए कितने सारे मॉनिटर लगे हुए हैं और आपका एक यहाँ पे डेस्कटॉप टाइप लगा हुआ डेस्कटॉप है। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या करता है? एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है जो माइक्रो कंप्यूटर से शक्तिशाली होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर में एक नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। अर्थात यह माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर के बीच के कंप्यूटर होते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि कार्यों को करने के लिए किया जाता है। और नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में इसमें जो रैम होती है ज़्यादा होती है ना, इसमें रैम ज़्यादा होती है और इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है यूनिक्स बेस्ड सन, कॉम्पैक्ट, SGI वर्क स्टेशन इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं, आप देख सकते हैं भौतिक मात्राओं, जो भौतिक फिजिकल इनपुट्स देते हैं, भौतिक क्वांटिटीज़ को मापने का कार्य करते हैं। इन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। इनकी मेमोरी बहुत छोटी और सीमित होती है एवं इस कंप्यूटर की जो गति होती है अत्यंत धीमी होती है। और एनालॉग में एक कांटा, नीडल मौजूद होता है जो परिणाम प्रदर्शित करने का काम करती है। जैसे कि आप देखें कि कोई मीटर होता है, ठीक है, आप स्पीड बढ़ा रहे हैं गाड़ी की तो मीटर दिखाता है कितनी स्पीड है। तो ये आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। एनालॉग घड़ी आती हैं, घड़ियाँ, तो वो भी आपके क्या है? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अगला आपका क्या होता है?
हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर को आप जोड़ दीजिए डिजिटल कंप्यूटर के साथ में, तो आपका क्या बन जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर आपका बन जाता है। हाइब्रिड यानी कि दो कंप्यूटर का मिश्रण से जो कंप्यूटर बनता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुणों का समावेश होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर डेटा को एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में डालता है और वह डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट डेटा को ग्रहण करके डिजिटल डेटा में परिवर्तित किया जाता है और वह परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने बड़े बड़े कार्य होते हैं वो आपके इसी हाइब्रिड कंप्यूटर के जरिए किए जाते हैं। ठीक है, ओके। डिजिटल कंप्यूटर, अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। डिजिटल कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप जैसा होता है। जैसे कि इसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो कैलकुलेटर, एप्पल मैक, IBM PC, डिजिटल क्लॉक, इस तरह से क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है जो गणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करने के लिए कार्य में लिया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उन पर काम करता है। इसकी गति तीव्र होती है और इसमें मेमोरी क्षमता भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर। आप सुपर कंप्यूटर देख सकते हैं कि देखिए कितना बड़ा सेटअप होता है पूरा सुपर कंप्यूटर का। तो सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। और सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसका आकार काफ़ी बड़ा होता है और इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह एक कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। इसमें हजारों प्रोसेसर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसका इस्तेमाल सामान्य कार्य के लिए नहीं किया जाता है। विशेष तौर पर क्या होता है कि जो बॉर्डर फोरकास्टिंग होती है, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े जैसे बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना, बैंकिंग सिस्टम होते हैं, तो ये बड़े बड़े कार्य होते हैं ना, उनके लिए इसका काम किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तो परम कंप्यूटर बेसिकली जैसे परम कंप्यूटर हमारे देश का, तो ये काफ़ी सुपर कंप्यूटर हैं। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर, जस्ट लाइक डिजिटल कंप्यूटर। जो आजकल हमारे घरों में कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उनको हम PC कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और यह मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर होते हैं जिसके आकार, डिजाइन, कार्य क्षमता की वजह से इन्हें व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल उपयोग के लिए बेहतरीन माना जाता है। इनके अंदर इनके अंदर जो क्या होता है कि कई सारे रेट में उपलब्ध होते हैं मार्केट में। आप जाके आजकल के टाइम पे भी 15, 20 या 30 हज़ार के अंदर भी आप अपना PC बाई कर सकते हैं। और इसको हम जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, वो आपके पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आजकल डेस्कटॉप मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, है ना, और डेस्कटॉप ये वाला लैपटॉप, ये आपके PC होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जो व्यक्तिगत कामों के लिए इस्तेमाल आते हैं। जैसे कि आपको कोई टाइप करना है, रिज्यूम लिखना है, म्यूजिक सुनना है, वीडियोज़ बनाने, एडिटिंग करनी है, तो उनके काम में आता है। चलिए अब क्या है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी रही थी। तो आप इन डेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए कि आपकी जो पहली पीढ़ी थी, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आपके 1946 से 1955 के बीच में थे। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आपके 1955 से 1965 थे। तीसरी में 65 से 75, 75 से 90, और पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1990 से लेकर के वर्तमान समय के अंदर जो भी मौजूद हैं वो आपके कंप्यूटर आते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1960, 1970, 80, 90, 2000, 2010, 2015 में किस तरह कंप्यूटर का इवोल्यूशन होता चला गया है टाइम टू टाइम। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से 1946 से 1955 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कांच के बने वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है। जो वैक्यूम होते हैं ना, वो वैक्यूम इन कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी पहली पीढ़ी कंप्यूटर में, और इनका आकार बड़ा होता था आकार। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर इतने एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे, इनमें काफ़ी कमियां थीं। कंप्यूटर काम करते वक्त जल्दी गर्म हो जाया करते थे। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में जल्दी गर्म हो जाते थे। सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चीज़ें अच्छी होती हैं, डिफरेंस आता है चीज़ों में, ठीक है ना। पहले पीढ़ी कंप्यूटर उपयोग गणना करने, डेटा को स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों करने के लिए किया जाता था। पहले जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जो वैज्ञानिकों ने अपने लिए ये कंप्यूटर बनाए थे।
ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था और कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था और ये बिजली बहुत खर्च करते थे। इनके एग्जाम की बात कर लेते हैं तो एनएक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, एडसेस, IBM 650, ये इस तरह कुछ पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे। पानी की बोतल यहाँ है नहीं, थोड़ा पानी पी के आता हूँ अभी, ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ओके, तो ये पहली पीढ़ी कंप्यूटर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर कालखंड क्या था? 1955 से 1965 के बीच में। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। अब यहाँ पे क्या यूज होने लग गए? ट्रांजिस्टर्स। यानी कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज होने लग गए, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटे होते थे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का आकार भी पहले के मुकाबले छोटा हो गया, है ना, छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। ट्रांजिस्टर जब आ गए तो बहुत ज़्यादा विकास होने लग गया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते भी होते थे, साइज में छोटे होते थे, ज़्यादा रिलायबल थे और काफ़ी तेज़ काम करते थे। इसलिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होने लग गया। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। जो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लग गया। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अब आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। इस पीढ़ी कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवैक 1108, CDC 1604, हनीवेल 400 DC 3600 और IBM 7094, राइट, 7094। चलिए अब तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो इतिहास था वो आपका टाइम पीरियड, जो कालखंड कहेंगे हम, 65 से 1975 तक था। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर में, ये पीढ़ी कंप्यूटर और ज़्यादा एडवांस हो गए और मॉडर्न हो गए। ट्रांजिस्टर की जगह IC आ गई, यानी कि तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर और तीसरी में क्या आ गई? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC आ गई और ये इनका इस्तेमाल किया जाने लग गया। IC की तरह एक IC क्या होती है? एक तरह की चिप होती है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है। सिलिकॉन से बनी हुई याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप यानी कि IC आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबॉल, पास्कल आदि का यूज किया जाता था इसके अंदर, और टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लग गया। इसका एग्जांपल है IBM 370, PDP 11, यूनिवैक 1108, हनीवेल 6000, DEC सीरीज, ICL 2900, ये आपके इसके एग्जाम्पल आते हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जो कालखंड था वो 1975 से लेकर के 1990 के बीच का था और चौथी पीढ़ी में IC की जगह में माइक्रो प्रोसेसर आ गए। चौथी पीढ़ी में क्या आ गए? माइक्रो प्रोसेसर आ गए और उनका इस्तेमाल होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LIC सर्किट होते हैं, ठीक है, सर्किट होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। और इस पीढ़ी के आते ही, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आने के साथ में इसे काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। इस स्पीड में रियल टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लग गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि को सपोर्ट करने लग गया। हाई लैंग्वेज जैसे कि कोबॉल, पास्कल आदि का यूज़ किया जाता था इसके अंदर भी। टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लग गया, ठीक है। पेंटियम 1, 2, 3, 4, पेंटियम नाम से काफ़ी सारे कंप्यूटर्स आ गए। पेंटियम 1, पेंटियम इस तरह से, मिक्रल आ गया, IBM 5100 आ गया, ऑल्टियर 880 आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगली जो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका कालखंड 1990 से लेकर के मौजूदा समय में है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तकनीक का इस्तेमाल करने लग गए, AI का इस्तेमाल होने लग गया इनके अंदर, ठीक है ना। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, .NET आदि का उपयोग किया जाने लग गया। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और रोबोट बनाने के क्षेत्र में किया जाने लग गया, जो कि आजकल आप देख सकते हैं हर जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन कंप्यूटर सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और इनके काम करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। परम, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक, ये आजकल के आपकी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इसका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन के बारे में, कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला। अब मैं इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप एक बार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का पार्ट लगभग पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम जो अगला वीडियो बनेगा थ्योरेटिकल, वो रहेगा आपका इनपुट आउटपुट के ऊपर, कि कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।